दोस्तों नमस्कार। ये दौर भयानक राजनीतिक शून्यता का है। ये दौर बौद्धिकता और राजनीति के बीच इतनी बड़ी खाई पैदा कर चुका है कि उसे भर पाने की स्थिति में कौन कैसे किस रूप में आएगा कोई नहीं जानता है। और शायद इतना गहरा अंधेरा इससे पहले कभी पसरा भी नहीं था। सामान्य तौर पर यह बात सुनते हुए आप ये महसूस कर रहे होंगे, आज ये कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी। दरअसल ये आज का मसला नहीं है। इस दौर में अतीत के स्वर्णिम पन्ने जब जब फाड़े जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं, उसके बाद की परिस्थितियां उन पन्नों को याद करके मौजूदा हकीकत को जब समझना चाहती है तो ये बड़ा वैक्यूम, गहरी शून्यता या फिर एक अंधेरा नजर आता है। 2 ही दिन पहले की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्मतिथि के मौके पर हर कोई उन्हें याद कर रहा था। और उससे 2 दिन पहले यानी 23 दिसंबर को पीवी नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि थी, उन्हें भी याद किया जा रहा था। और आज हम याद कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मौजूदा वक्त में इस देश के भीतर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में कौन सलाहकार है? आप उसका नाम जानते होंगे। क्या आपसे कोई यह पूछे कि इस देश में फाइनेंस मिनिस्ट्री का सलाहकार कौन है, आप बता पाएंगे? आप तो कहेंगे कौन है कॉमर्स मिनिस्ट्री संभालने वाला शख्स, हम तो उसका नाम भी नहीं जानते। हम तो नहीं जानते हैं इस दौर में फाइनेंस मिनिस्ट्री की और फाइनेंस मिनिस्टर की गैर मौजूदगी और मौजूदगी के बीच वो कैसे इस देश की अर्थव्यवस्था को चला रही है। लेकिन जरा एक क्षण कल्पना कीजिए, आपसे कोई पूछ रहा है कि वित्त मंत्रालय के किसी भी आर्थिक सलाहकार का नाम आप जानते हैं? इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार का नाम क्या आप जानते हैं? इस देश के रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम आप जानते हैं? इस देश में यूजीसी के चेयरमैन का नाम आप जानते हैं? आप एक ही लाइन कहेंगे, इन सभी की नियुक्ति तो पीएमओ से होती है। तब आपसे कोई सवाल पूछेगा पीएमओ में कौन है सबसे बड़ा शख्स, आप नाम जानते हैं? आप कहेंगे यकीनी तौर पर नरेंद्र मोदी। लेकिन जिक्र आज मनमोहन सिंह का इसलिए क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन जिन पदों का हमने जिक्र किया, जिन जिन मंत्रालयों में सलाहकार का जिक्र किया और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार तक का जिक्र किया, यूजीसी चेयरमैन तक का जिक्र किया, इन तमाम जगहों पर तमाम पदों को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संभाला है। लेकिन आज उनके पन्नों को उनकी उपलब्धियों के आश्रय खोजने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। जो समझना चाहते हैं कि क्यों इतने बड़े शून्यता और अंधेरे का जिक्र हमने शुरू में कर दिया, तो हमें लगता है आपको उस कालखंड में जाना होगा, समझना होगा इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कैसी लकीर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खींची और किन आधारों पर खींची। समझना होगा उनके भीतर की उस बेचैनी को, जिसमें एक तरफ सोनिया गांधी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर दबाव बनाती रही कि आपको जन कल्याण से जुड़े हुए किन किन कार्यक्रमों को लागू कराना है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ना नुकुर करते हुए भी उन परिस्थितियों से मुंह कभी चुरा नहीं पाए और सब चीजों को जोड़ते चले गए। वाकया 2006 का है। विदर्भ पहुंचे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने के बाद। सबसे ज्यादा किसानों की खुदकुशी महाराष्ट्र के विदर्भ में हुई थी और यह तय किया गया था, उस वक्त कृषि मंत्री शरद पवार हुआ करते थे। व्यवस्था की गई कि जो भी किसान ने खुदकुशी की है उनकी जो विधवा, और वहां पर एक परंपरा रही कि विधवाएं बाल हटा लेती हैं, सर के बाल मुड़ा लेती हैं। एक दो नहीं, 27 महिलाएं बैठी थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2006 में 30 जून की तारीख थी, 30 जून 1 जुलाई, यही वो तारीख थी जिसमें वो संवाद बना रहे थे। घंटे भर वो संवाद बनाते रहे और एक साथ 27 महिलाओं का रुदन
उनका दर्द, उनकी त्रासदी, किसानों को लेकर, उनके परिवारों को लेकर वो बातचीत करते रहे और उसके बाद वह वर्धा भी गए। अमरावती के धामन गांव में मुलाकात के बाद अगले दिन वह वर्धा गए। वहां पर भी वह विधवा किसान की महिलाओं से मुलाकात उनकी हुई और जो संवाद उस दौर में हुआ, उसके बाद देश के सामने सबसे बड़ा सवाल न्यूक्लियर डील का था जो अमेरिका से हो रहा था। सरकार गिरेगी बचेगी इस दिशा में लगातार सोचा जा रहा था। बावजूद इसके वामपंथियों ने कहा था समर्थन नहीं देंगे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह अडिग रहे। न्यूक्लियर डील के आसरे वो देख रहे थे आने वाले वक्त में एनर्जी की ताकत कहां से आएगी, कैसे आएगी और इस दिशा में क्यों बढ़ने की जरूरत है। सरकार गिरे तो गिरे, यह अलग मसला है, व्यवस्था हो गई। उस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह थे, समर्थन मिला, 19 वोटों से बहुमत हासिल हो गया, डील पर मुहर लग गई। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, उस दौर में भी एक तरफ न्यूक्लियर डील और अमेरिका के साथ समझौते की प्रक्रिया का होना और दूसरी तरफ किसान और उनकी विधवाओं को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए न सिर्फ पार्लियामेंट के भीतर बल्कि कैबिनेट की बैठक में भी उस दिशा में काम उठाना। कोई भी कहेगा कि दरअसल यह एक प्रक्रिया है, प्रधानमंत्री को जो चारों दिशाओं में देखना पड़ता है। जिन्हें याद हो, जो नई पीढ़ी के लोग हो, वो सोच रहे होंगे कि शायद मनमोहन सिंह के कालखंड में उन्होंने आधार देखा, मनरेगा देखा, आरटीआई देखा, राइट टू एजुकेशन देखा, न्यूक्लियर डील देखी। लेकिन इस हकीकत को भी इस दौर में हर कोई जानना चाह रहा है कि 1991 में जब वो वित्त मंत्री बने, उस समय पीसी अलेक्जेंडर एक अधिकारी, आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को बताया था कि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री मनमोहन सिंह के हवाले कर दीजिए। उससे पहले वो तमाम सलाहकारों के पद पर आ चुके थे। 91 में वो राज्यसभा में आए, 2024 तक राज्यसभा में रहे, यानी 33 बरस लगातार वो राज्यसभा में रहे। लेकिन उस कालखंड को याद करते हुए कुछ ऐसी परिस्थितियां का जिक्र करने की आज जरूरत है जिसको शायद मौजूदा वक्त की राजनीति अपने गले के नीचे उस निवाले को ला ना पाए जहां वो ये सोचती है कि उसकी मौजूदगी संसद के भीतर और बाहर की ताकत से है। सिर्फ $1 अरब मुद्रा भंडार भारत के पास था 91 में। 93 में यह बढ़कर $10 अरब हो गया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के आने से पहले यह $290 अरब हो गया, जबकि उससे ठीक पहले 91 से पहले चंद्रशेखर जब थे तो उस समय उन्हें पैसा देना था तेल और उर्वरक को लेकर, और उसके लिए उन्हें सोना गिरवी रखना पड़ा बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ फ्रांस में, बैंक ऑफ जापान में। इन पन्नों को पलटते हुए बहुत सारी पुरानी यादें आज जहन में आती हैं। पहली मुलाकात आमने सामने की खुद हमारी 2007 की है। रामनाथ गोयनका अवार्ड इंडियन एक्सप्रेस का दिया जा रहा था और 2007 में उसकी शुरुआत हुई थी। हिंदी पत्रकारिता को लेकर हमारा ही नाम था। उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सम्मानित करने सबको पहुंचे थे, सारे जर्नलिस्टों को। उस मुलाकात के वक्त उन्होंने अवार्ड दिया और उसके बाद उनके सेक्रेटरी हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि आपको डॉक्टर साहब याद कर रहे हैं। हम मिलने गए उनसे। उस दौर की जरा एक तस्वीर देखिए। यह तो पुरस्कार देते वक्त की तस्वीर है, लेकिन इसके बाद जो मुलाकात हुई और उनके सेक्रेटरी ने जब कहा कि डॉक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं, तो हम उनसे मिलने गए समारोह के बाद, और उन्होंने बहुत आत्मीयता के साथ
हाथ मिलाया और कांधे पर हाथ रखकर कहा, मेरी हिंदी उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन मैं हिंदी न्यूज चैनल जरूर देखता हूं और आपका चैनल भी देखता हूं। आज तक का जिक्र वो कर रहे थे। और आपको मैं खास तौर से देखता हूं क्योंकि आपकी हिंदी मुझे बड़ी मोहित करती है। एक छोटा सा वाकया था, वो वाकया आया गया हो गया। हम लोग अपने खबरों के बीच फंसते चले गए और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस दौर में अपनी नीतियों के आश्रय इस देश की अर्थव्यवस्था की एक लकीर खींच रहे थे। किसान का मुद्दा भी टकरा रहा था और इस देश में बजट के भीतर किसकी कितनी उम्मीदें होती हैं उसके आश्रय भी परिस्थितियां चल रही थी। मनमोहन सिंह की अर्थव्यवस्था को लेकर हम लोग लगातार विरोध करते थे कि वह उस आवारा इकोनॉमी के रास्ते चल पड़े हैं जिसमें इस देश के भीतर सिवाय बाजार के कुछ भी नहीं बचेगा। हमें याद है 2009 में, उस समय हम जी में हुआ करते थे और उसके समानांतर अखबारों में भी लिखा करते थे। अखबार में, भास्कर अखबार में लिखा करते थे, संपादक श्रवण गर्ग थे। उस पन्ने पर जो कि ओपेड पेज होता था उसे हरिमोहन मिश्रा जी संभालते थे। अर्थनीति को लेकर लगातार श्रवण गर्ग जी लिखवाते थे और हम लोग लिखा करते थे। सीधे तौर पर निशाने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों को लेते थे। 2009 में जब दोबारा चुनाव जीते तो उसके बाद कहीं ज्यादा तीखे लेख उस दौर में लिखे गए। पीएमओ के डायरेक्टर का फोन आया कि आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मुलाकात का सिलसिला इस बात को लेकर था कि दरअसल आपको मनमोहन सिंह की अर्थनीति को लेकर ऐसा क्या दिखाई देता है जिसको लेकर आप कहते हैं कि दरअसल यह जुड़ाव सिर्फ बाजार से है। बड़ी लंबी बातचीत हुई, डायरेक्टर साहब की मौजूदगी, और उसके बाद कहा गया कि आप जो सोचते हैं उसे क्या एक मेल के जरिए भी भेजा जा सकता है। हमने कहा बिल्कुल। वह मेल आज भी हमारे पास है। और उसके बाद 2010 का जो बजट आया, उस बजट में जो संवाद था, जो मेल के भीतर मुद्दे थे, उनका बहुत बड़ा हिस्सा हम आप कह सकते हैं कि वो तार्किक तौर पर या फिलॉसफी के तौर पर उसकी मौजूदगी, लेकिन उस विचार की दिशा में इस देश के प्रधानमंत्री एक जर्नलिस्ट के साथ संवाद बनाकर, उन्होंने संवाद उस दौर में श्रवण गर्ग को भी बुलाया गया था क्योंकि उस दौर के अखबारों में जो लेख छपा करते थे उसमें कोई बंदिश नहीं थी, आजादी थी। आप जो सवाल उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। हमें तो यह भी याद है जब राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को फाड़ा था जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि कैसे क्रिमिनल पॉलिटिक्स को आने में रोका जाए, और अध्यादेश उसके खिलाफ जो आ रहा था तो उसको बकवास करार देते हुए जब राहुल गांधी ने उस अध्यादेश के कागज को फाड़ा तो उसके बाद भास्कर में ही आर्टिकल लिखा गया था और याद किया गया था कि कैसे दो धाराएं भारत की राजनीति में चल निकली है। और ये किसी और हिस्से में मत जाइए, फिल्म के नजरिए से देखिए। फिल्म में दीवार, एक अमिताभ बच्चन और दूसरे शशि कपूर, मंदिर में दोनों पूजा करने जाते हैं और उसके बाद अमिताभ बच्चन का रास्ता अलग हो जाता है और शशि कपूर का अलग हो जाता है। मनमोहन सिंह और राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसी ही तुलना करते हुए उस पूरे आर्टिकल को लिखा गया था। असर हुआ, बड़ा असर हुआ, और टकराव की इन परिस्थितियों के बीच भी संवाद बना रहा और राय मशविरा उस दौर में भी चलता रहा। यह अलग मसला है कि हर वक्त उनकी मौजूदगी नहीं होते थे, लेकिन पीएमओ में बैठे हुए जो डायरेक्टर्स होते थे उनके जरिए एक संवाद लगातार बना रहता था। मौजूदा वक्त में पता नहीं ये कितना संभव है या नहीं संभव है, क्योंकि मनमोहन सिंह की अर्थनीति को लेकर जितना बड़ा हमला आज तक में रहते हुए या उस दौर में जी में थे उसमें रहते हुए या दोबारा से 2013 में जब आज तक में लौटे, तो जो घोटालों की पूरी फरिस्त थी उसका पूरा एनालिसिस जो न्यूज चैनलों में होता था या हम करते, तो उस दौर में राडिया टेप भी आया था, उस समय जी में हुआ करते थे, उसमें चंद जर्नलिस्टों के नाम भी थे, उसको भी दिखाने में कोई कोताही बरती नहीं गई।
लेकिन उस वक्त भी पीएमओ से इस जानकारी हमारे पास भेजी गई कि दरअसल इस तरीके से राडिया टेप का जो मसला है, वो राडिया ऐसा नहीं है कि हर मंत्रालय में उनकी दलाली चलती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल है, एक संवाद बनाने की परिस्थिति में इस देश का मुखिया जो प्रधानमंत्री है, वह पत्रकारों को बंदिश के दायरे में नहीं ला रहा है, उन पर कोई रोक नहीं लगा रहा है और यह नहीं कह रहा है कि आपने हमारे खिलाफ कैसे कह दिया, अब आपका चैनल हम दिखाने नहीं देंगे, विज्ञापन दाताओं को हटा देंगे। और उसके बाद क्या हुआ, ये सारी घटनाएं तो हमने बतौर एवीपी में रहते हुए इस दौर में देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन ये दौर उन्हें याद करने का नहीं है, ये यादें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर है। भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची में बहुत पढ़े लिखे लोग प्रधानमंत्री बने हैं, इससे इनकार नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर आप यात्रा को अगर आप समझना चाहते हैं तो सोचिए, पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पीजी करने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं, डीफिल करते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से दिल्ली के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाते भी हैं। और उस पूरी परिस्थितियों को समझते हुए इस देश के भीतर जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए दुनिया में अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, उस पर भी चिंता व्यक्त वो करते हैं। ये अलग मसला है कि मौजूदा वक्त में खास तौर से 2024 में पुराने तमाम रिकॉर्ड टूट गए और इस देश में हायर एजुकेशन के लिए बड़ी तादाद में छात्र जो थे उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 13 लाख हो गई। एक साल में 13 लाख बच्चे इस देश को छोड़कर पढ़ने चले गए। 2012, 13, 14 का जिक्र इसलिए जरूरी है कि उस समय पहली बार 1 लाख छात्र जाने की स्थिति में आए थे, जिनको लिए एजुकेशन किस रूप में भारत में होना चाहिए उसको लेकर वो डिजाइन करवा रहे थे। और प्लानिंग कमीशन को भी यह काम दिया गया था। यहां एक जिक्र और भी जरूरी है यह बताना कि दरअसल सही मायने में डॉक्टर मनमोहन सिंह के मेंटोर जो जिस रूप में देखा जाए वो पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव 1991 में 1991 में जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त हम नागपुर में हुआ करते थे और उनसे उस दौर की मुलाकात और उनके चुनाव प्रचार में कवर करने के लिए जाते थे। तो एक संवाद था, उस समय तक कोई नहीं जानता था कि राजीव गांधी की हत्या हो जाएगी, कोई नहीं जानता था उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन उस इलेक्शन के दौर में पीवी नरसिम्हा राव के साथ जो संवाद था वो दिल्ली उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो संवाद बना रहा। और वो अक्सर जिक्र किया करते थे कि दरअसल मिनिस्टर अगर वेल एजुकेटेड है और अगर उसने इस देश के लोगों के बीच वोट मांगा है, तब वो उन लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को कैसे अमली जामा पहनाया जाए इस दिशा में वो काम कर सकता है। और शायद इसीलिए ये बैलेंस बनाने की प्रक्रिया में वो लगातार लगे रहते थे। प्लानिंग कमीशन में प्रणब मुखर्जी को लेकर आए थे पीवी नरसिम्हा राव, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। और इन बातों का जिक्र यहां पर इसलिए भी बताने की जरूरत और है क्योंकि उस समय पीएमओ में हमारे ही पिताजी उस समय पीवी नरसिम्हा राव के साथ पीएमओ में जब हुआ करते थे तो उस समय डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर जो पॉलिसी बन रही थी, और वो इंडस्ट्री और डिसइन्वेस्टमेंट दोनों मिनिस्ट्री को देखा करते थे, पीएमओ में थे। और उस पूरी प्रक्रिया के भीतर में पहली बार या अरसे बाद कोई प्राइम मिनिस्टर चीन और कोरिया जा रहा था। चीन की यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण थी जिसकी पूरी रूपरेखा उन्होंने हमारे पिताजी को ही सौंपी हुई थी। और उस पूरे डिसइन्वेस्टमेंट की और इकोनॉमी को लेकर जो डिस्कशंस होते थे उसमें अक्सर 2 बातों का जिक्र हमारे पिताजी भी किया करते थे कि दरअसल पीवी नरसिम्हा राव की दृष्टि इतनी पैनी कि प्लानिंग कमीशन कई दिनों से मेहनत करता था। उसके बाद उन्हें प्लानिंग कमीशन में भी रखा गया। प्लानिंग कमीशन कई दिनों तक मेहनत करता था, लेकिन जब पीवी नरसिम्हा राव आते थे तो वो एक झटके में बताते थे उन्हें क्या चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे पहला बजट जब मनमोहन सिंह तैयार कर रहे थे तो 15 दिन पहले मसौदा लेकर उनकी मुलाकात पीवी नरसिम्हा राव से हुई तो पीवी नरसिम्हा राव ने तो यही कहा था जो जग जाहिर है, हम आपको इसलिए थोड़े ही लाए थे क्योंकि नेहरू काल से जो समाजवादी दृष्टिकोण
इस देश में चला आ रहा था उसमें रिफॉर्म की जरूरत थी और उदारवादी आर्थिक नीतियों के आसरे जिस बाजारवाद की नीतियों को मनमोहन सिंह लेकर आए और जिस ताकत के साथ लेकर आए उसके पीछे पीवी नरसिम्हा राव खड़े थे। चंद तस्वीरें देखिए जरा मनमोहन सिंह जी की। यह सफर है डॉक्टर मनमोहन सिंह का और 1991 24 जुलाई जो बजट रखा गया वो बजट इस मामले में ऐतिहासिक था कि पहले से चली आ रही समाजवादी सोच एक झटके में नई उदारवादी अर्थव्यवस्था के दायरे में चली गई, उसकी नींव पड़ गई, लाइसेंस राज खत्म हुआ, कंपनियों को कई तरीके के प्रतिबंधों से मुक्ति मिल गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बदल गई, विदेशी निवेश के लिए रास्ते बड़ी तादाद में खोल दिए गए, खासतौर से जो सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए टैक्स में छूट दे दी गई। और सब चीज रखते हुए बजट में एक लाइन विक्टर हुगो की मनमोहन सिंह ने पढ़ी और वो लाइन ये थी कि दुनिया की कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना और मौजूदा वक्त में राहुल गांधी का उसी समाजवादी सोच को भारत की इकोनॉमी में शामिल करने की दिशा में पॉलिटिकल कदम को बढ़ाना, इन दो परिस्थितियों के बीच मौजूदा राजनीति में क्यों अंधेरा है, क्यों शून्यता है, इसका जिक्र हमने शुरू में किया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस उदार अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं वो पूरे तरीके से कॉरपोरेट के हवाले कर दिया गया है और राहुल गांधी जिस समाजवादी सोच को लाना चाह रहे हैं उसमें हाशिए पर पड़े हुए तबके के सामने सोशलिज्म तो है लेकिन कैपिटलिज्म का अल्टरनेटिव दे पाने की स्थिति में कांग्रेस शासित राज्य भी नहीं आ पा रहे हैं। और एक बड़ा सवाल, दुनिया में चाहे कैपिटलिज्म एक स्टैग्नेंट प्रोसेस में आकर फंसा हुआ है लेकिन रास्ता भारत जैसे देश में 140 करोड़ लोगों का देश, ये रास्ता कैसे निकलेगा, अभी भी इसकी उलझन राजनीतिक मुनाफे और घाटे के बीच लगातार चल रही है। और ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता हो या राहुल गांधी का रास्ता हो, ये दोनों रास्ते अपने अपने लहजे में जुनूनी रास्ते हैं। जनता की कोई भागीदारी नहीं और इस देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। इस देश की जीडीपी नीचे जाए, कोर सेक्टर नीचे जाए, मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं, रोजगार बचे नहीं, लेकिन कॉरपोरेट का नेटवर्क बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ इस देश में सीधे पैसा देना और उसके जरिए एक ऐसी परिस्थिति को देश में खड़ा कर देना कि सत्ता में आएंगे तो आपको राहत और रियायत दी जाएगी जैसे पश्चिमी देशों में दी जाती है, वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, वो मेडिकल का क्षेत्र हो, लेकिन इस देश में किसी को भी रोजगार नहीं दे पाएंगे। रोजगार देने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे तरीके से लापता है, गायब है। शायद इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की लकीर जो खिंच गई, उसके बाद कोई ऐसी लकीर छोटी भी नजर नहीं आती है कोई कह सके कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की लकीर को छू पाने की छटपटाहट इनमें थी।
कोई तुलना नहीं, कोई सानी नहीं। और शायद यही वो परिस्थिति है जिसमें हम नेहरू काल से लेकर मनमोहन सिंह के काल में पॉलिटिशियंस को जब परखना शुरू करते हैं तो हर प्राइम मिनिस्टर और हर पॉलिटिशियंस को लेकर बहुत सारे सवाल हर जहन में होते हैं। वो कोई भी मंत्रालय संभाल रहा हो या फिर किसी भी मंत्रालय में सलाहकार ही क्यों ना हो। लेकिन यह दौर इतनी बड़ी शून्यता का आकर खड़ा हो गया है जिसमें आपके पास एक दो नाम के अलावे कोई तीसरा नाम जुबां पर आता ही नहीं है। और यह एक दो नाम भी इसलिए क्योंकि वह राजनीति की लगाम अपने हाथों में बांधे हुए हैं। और जिसके हाथ में राजनीति की लगाम नहीं थी, आज उसको श्रद्धांजलि हम आप दोनों इन यादों के साथ दे रहे हैं कि उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, दुनिया के बाजार में भारत की महत्ता को बताया। दुनिया के बाजार ही नहीं बल्कि दुनिया की पूंजी के सामने भारत की पूंजी, वो चाहे इंटेलेक्चुअलिज्म को लेकर हो या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर हो, हर दृष्टि से वह एक ऐसी इमारत है जिसके बाद की राजनीति ने और राजनेताओं ने हर एक ईंट ईंट निकालने की कोशिश की या उन ईंटों पर ही सोने की परतें चढ़ाकर यह बताने की और जतलाने की कोशिश शुरू कर दी कि दरअसल वही मसीहा है। शून्यकाल सही, शून्यता सही, अंधेरा सही, लेकिन नमन डॉक्टर मनमोहन सिंह को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।